हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट बी चैनल। मैं हूं आपका एसेट आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 3, जो कि सेकेंड सेक्शन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। इसके पहले वाले 2 चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यूरोप में और इंडिया में रिवॉल्यूशन आते हैं और वहाँ के लोग फ्रीडम को पाते हैं, विजडम को पाते हैं। अब सेक्शन सेकेंड में हम लोग देखेंगे कि ये जो लिवलीहुड है, इकोनॉमिक्स है या फिर सोसाइटी, ये कैसे डेवलप हुई, लोगों की जीविका, मतलब बात करें कि रोजगार कैसे डेवलप हुई, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या रहा हमारे देश का या फिर अन्य जगहों का, कैसे लोगों के बीच में आज जो हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखते हैं तो उसमें हम लोग कैसे, मतलब लोगों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया होगा, क्या तरीके अपनाए होंगे आने जाने के लिए। और साथ ही साथ जो कल्चर हम लोग देखते हैं वो कल्चर कहाँ का है, क्या हमारे देश में ही ऐसे कल्चर डेवलप हुए हैं या कुछ लोग कहीं और से ये सारे विचार लेकर आए हैं। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 के आपके पहले पार्ट में इसमें दिया हुआ है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि पूरे जितना ज़मीन वाला हिस्सा है पूरे ग्लोबल, इसको पूरे ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बनाइए। तो इसमें देखिए, यानी कि हिंदी में बात करें तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी कि किस तरह से विश्व बना हमारा। तो इसमें पहले ही पार्ट में आपको दिया गया है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि आधुनिक युग से पहले जो इसमें हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इसके पहले के समय को हम लोग क्या बोलेंगे, प्री मॉडर्न बोलेंगे। तो उस समय क्या रहा, स्थितियाँ कैसी थी। When we talk of globalization, we often refer to an economic system that has emerged since the last 50 years or so. But as you will see in this chapter, the making of the global world has a long history of trade, of migration, of people in search of work and movement of capital and much else. As we think about the dramatic and the visible sign of global interconnectedness in our daily life today, we need to understand the phase through which this world in which we live has emerged. यानी जब हम वैश्वीकृत यानी कि ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं तो साधारणतः हमें एक ऐसी इकोनॉमिक व्यवस्था की बात करते हैं जो पूरे मोटे तौर पे अगर देखें तो पिछले 50 सालों में जो हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस चैप्टर में देखेंगे कि जितना भी जो है ग्लोबल वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन हुआ है, यह प्रक्रिया जो है आपके व्यापार का, काम की तलाश में लोग दूसरी जगह पर जाते थे। साथ ही साथ जो उनका एसेट होता था, जो पूंजी होती थी, और बहुत सारी चीज़ों का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक लंबा इतिहास रहा है। आज हम जब अपने जीवन में आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं कि हमारे कांटेक्ट कैसे हैं लोगों से, चाहे देश में हो, चाहे स्टेट में हो या फिर कंट्री के बाहर हो, फॉरेनर हो, तो हमें ये सब जानने के लिए हमें उस समय में भी यानी प्री मॉडर्न के बारे में भी जानना पड़ेगा, प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में जानना होगा जिनसे हमने गुजरते हुए आज ये दुनिया हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इतिहास के बात करें तो हर दौर में जो ह्यूमन रहे हैं, ह्यूमन सोसाइटी रही है, वो एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए। अपने आपके एशियन टाइम से ही जो है जितने भी ट्रेवलर्स रहे हैं, बिजनेसमैन रहे हैं या फिर पुजारी रहे हैं, तीर्थयात्री रहे हैं, ये सब जो है अपने मौक़ों की तलाश में और आध्यात्मिक शांति के लिए या फिर किसी को कोई कष्ट है तो उससे बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। अपनी यात्राओं में लोग क्या करते थे, लोग तरह तरह की चीज़ें जैसे पैसा और बहुत सारी मूल्य वाली मान्यताएं, या फिर बात करें उनके टैलेंट की या फिर उनके आइडियाज़ की या फिर उनके रिसर्च की, यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते रहे हैं। तो लगभग 3000 ईसा पूर्व अगर हम लोग बात करें तो जो आपके सी वाले कॉस्ट रहे हैं, ऐसे जगहों पे जो भी व्यापार वगैरह हुए हैं उसके माध्यम से लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के उस इलाके से जुड़ी हुई थी जहाँ, जिसको हम लोग आज क्या कहते हैं, वेस्टर्न एशिया या फिर पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज़्यादा समय से जो मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ हैं, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में उस ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, यूज किया जाता था, चीन और जो आपका ईस्टर्न अफ्रीका है यहाँ तक ये पहुँचते थे। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुँचने का भी इतिहास 7th सेंचुरी तक ढूंढा जा सकता है। 13th सेंचुरी के बाद तो इनके जो फैलाव था इन कीटाणुओं का, इनका निश्चय ही बहुत
सही तरीके से हम देख सकते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से इनका फैलाव होता रहा है। एक फिगर है यहाँ पे, ये जो है पानी के जहाज का एक फिगर है, ये गोवा के आपके म्यूजियम में रखा गया है, 10th सेंचुरी की ये फिगर है। इसमें बताया गया कि जो वेस्टर्न कोस्ट है उस क्षेत्र में पाई जाने वाली 9th सेंचुरी के बाद की अगर बात करें तो उनकी स्मृति पे आधार पे जैसे वहाँ के लोग जाते थे जहाज वगैरह नौका वगैरह पे किस तरह से कैसे दिखते थे, वो सब कुछ इस आप फिगर में देख सकते हैं। तो उसको ही ये दिखाने के लिए एक ये फिगर है। अब हम लोग देखेंगे सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड, यानी कि रेशम का जो मार्ग है उससे कितने सारे दुनिया भर के लोग जुड़े हुए हैं। यानी मॉडर्न टाइम में अगर हम लोग देखें तो पूरी दुनिया में जो है दूर दूर तक अलग अलग भागों में जितने भी व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क हैं उन सब का सबसे ज़्यादा लाइव एग्जाम्पल जो है सिल्क रूट से हमें दिखाई देता है। इस हम लोग बहुत सुने होंगे, सिल्क रूट से पता चलता है कि इस मार्ग से, इस रास्ते से जो वेस्टर्न को भेजे जाने वाले चीनी टाइप के जो रेशम होते थे, सिल्क होते थे, उसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जो हिस्ट्रियन थे वो बहुत सारे सिल्क के रास्तों, सिल्क रूट के बारे में बताया है। जमीन या समुद्रों से होकर गुजरने वाली ये रास्ते न केवल एशिया के अधिकतर क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे, नॉर्दर्न अफ्रीका पार्ट से भी जोड़ते थे। तो ऐसे रूट जो है ईसा पूर्व के समय ही सामने आ चुके थे। लगभग 15th सेंचुरी के समय ये सब जाने जाते थे, मतलब उसमें सब लोग इसके बारे में जानते थे। इसी रूट से जो है चीनी पाटरी जाती थी और इसी रूट से जो है भारत, दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया भर के अलग अलग भागों में पहुंचते थे। वापसी में अगर बात करें तो सोने चांदी जैसी कीमती जो है जितने भी मेटल्स थे वो सब यूरोप से एशिया तक पहुंचते थे। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों की प्रक्रियाएं साथ चलती थी। स्टार्टिंग समय में जो ईसाई मिशनरी था वह निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। कुछ साल बाद जो है, कुछ सदी बाद, सेंचुरी बाद जो मुस्लिम के धर्म उपदेश देने वाले लोग थे वह सब भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले होंगे। इससे भी बहुत पहले अगर बात करें, भारत में जो भी बौद्ध धर्म था फैला है वो सब जो है सिल्क मार्ग की अलग अलग जो है सिल्क रूट को अलग अलग ब्रांचेस को बहुत सारी दिशाओं में फैला हुआ है और ये सब फैला हुआ था इसी रास्ते से जो है लोग आते जाते थे। फिगर नंबर 2 में देखिए, सिल्क रूट ट्रेड है एज डेपिक्टेड इन ए चाइनीज के पेंटिंग 18th सेंचुरी। 8वीं शताब्दी में आपके 8th सेंचुरी में ये एक चीन की एक गुफा है, उसमें पेंटिंग को दिखाया गया है कि सिल्क रूट किस तरह से है। इसको बनाने वाले का नाम है इसमें मोगाओ ग्राटोज गुनसू, चीन, चाइना। अब देखेंगे हम लोग फूड ट्रेवल्स यानी स्पैघेटी एंड पोटैटो। क्या क्या भोजन की यात्रा में सबसे पहले क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, तो आपका स्पैघेटी और आलू। तो देखिए हमारे खाद्य पदार्थ जो है ना वो दूर तक देशों में बहुत सारे सांस्कृतिक आदान प्रदान के बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाते हैं, बताते हैं। जब कभी भी व्यापारी, मुसाफिर कोई भी किसी नए देश में जाते थे तो जाने अनजाने में वहाँ पर अपने फसलों को के भी जो बीज थे उनको बोवाते थे। इसी तरह से हो सकता है कि दुनिया में बहुत सारे भागों में मिलने वाले या फिर जो तुरंत ही तैयार हो जाते हैं जिसे फास्ट फूड कहते हैं आप लोग, इस तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं वह सब भी हो सकता है शेयर हो रहे होंगे। आइए इस पे घेती और नूडल्स का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो देखिए माना जाता है कि जो नूडल्स है वो चीन से पश्चिम में आया और वहाँ से फिर इस पे घेती का जन्म हुआ। यह संभव है कि जो पास्ता है वो अरब या जितने भी अरब ट्रेवलर्स थे उन सब के साथ आपके 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा होगा। अब इटली का ही एक टापू है। इसी तरह से आहार जो है भारत में और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए ये हो सकता है कि हम कभी यह न जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा, फिर भी हम इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कह सकते हैं कि आज जो मॉडर्न टाइम चल रहा है इससे पहले भी दूर देशों के बीच में सांस्कृतिक लेन देन की प्रक्रिया चल रही होगी। आलू हो गया आपका, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ऐसे बहुत सारे जो है खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अननोन कॉन्टिनेंट महाद्वीपों में पहुंच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाने जाना लगा। यह अमेरिका का मतलब नॉर्दर्न अमेरिका या फिर साउदर्न अमेरिका और क्या कहते हैं कैरिबियन द्वीप समूह, ये सारे जो है लोगों से है, जगहों से है। दरअसल हमारे यहाँ बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं।
कई बार तो नई फसलें जो है आने से जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता था। साधारण से आलू का यूज़ जो है देखें तो यूरोप में करने से पहले यूरोप के जो गरीब थे उनकी ज़िंदगी एकदम पूरी तरह से बदल गई। उनका फूड बेहतर हो गया, उनकी जो उम्र थी वो बढ़ने लगी। मतलब स्टार्टिंग में जब आप खाएँगे नहीं ठीक से तो आपकी बॉडी कैसे ज़्यादा दिन तक चलेगी, है ना? तो ज़्यादा बेहतर हम लोग खाने लगे, तो ज़्यादा बेहतर दिन तक समय तक हम लोग जीने लगे। इसी तरीके से आयरलैंड के जो गरीब काश्तकार थे, वो सभी आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि 1814 के दशक में भी किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले जाते थे। यानी आलू आज भी तो देखिए ना, घर में कुछ पाया जाए चाहे ना पाया जाए लेकिन सबके घर में आलू ज़रूर होगा, ठीक है? तो इस तरह से फिगर देखिए एक दिया है फिगर नंबर 3, ये वेनिस के और पूर्वी भाग विश्व से आए हुए जो व्यापारी हैं उनके चीज़ों का अदला बदली कर रहे हैं। मार्को पोलो बुक ऑफ मार्वल से लिया गया है 15th सेंचुरी का। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट है आपका कॉन्क्वेस्ट यानी विजय, जीत और डायसिस एंड ट्रेड, बीमारी और व्यापार। तो देखिए 16th सेंचुरी में जब यूरोपीय जहाज़ों ने एशिया तक का जो समुद्री रास्ता ढूंढ लिया, ठीक है, खोज लिए, फिर वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुँचे। तो पूर्व में जो मॉडर्न हम आज देख रहे हैं वर्ल्ड अपना, ये बहुत छोटा सा दिखाई देने लगता था। इससे पहले कई सेंचुरीज में जो हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार था, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान, परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह तक आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीपों की बात करें तो इन प्रवाह के रास्तों से एक मेन पॉइंट था, मतलब इस रास्ते से मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होता था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। यूरोपियों के दाखिले के बाद यह जो है आना जाना जो है और बढ़ने लगा और इस प्रकार से दिशा जितना भी ये लोगों का आना जाना बढ़ा, लोग जो है यूरोप की तरफ भी जाने लगे। अपनी खोज से पहले जो है लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं था, लेकिन 16th सेंचुरी के से उसकी जो बड़ी सी ज़मीन है और बहुत सारे फसलें व मिनरल्स हर दिशा में जो है फैलने लगे और लोगों का जीवन का रंग रूप बदलने लगा। आज के पेरू और मैक्सिको में जो भी कुछ मिनरल्स खानों से निकलती है, कीमती मेटल्स हों, खासतौर से आपके सिल्वर हों, तो ये सब यूरोप की जो है प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ जो आपका वेस्टर्न एशिया के साथ होने वाला उसका जो व्यापार है उसमें भी बहुत ज़्यादा स्पीड मिलती है। 17th सेंचुरी के आते आते पूरे यूरोप में जो है दक्षिण अमेरिका की जो प्रॉपर्टी थी, जो वहाँ पे मिनरल जो कुछ भी रीस था, वो जो कुछ भी पाया जाता था, तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। किन्हीं कुछ लोगों ने जो है वहाँ के लोग जो है डोराडो को जो है सोने का शहर मानने लगे। यह एक जगह है अमेरिका में साउदर्न पार्ट में, एल डोराडो, लोग मानने लगे कि वो सोने का शहर है और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी जो लोग थे वो अभियान शुरू कर दिए। 16th सेंचुरी के लास्ट तक मिडिल तक आते आते जो पोर्टुगीज थे, जो स्पेनिश थे, इनकी जो सोल्जर्स थे, ये सब जो है धीरे धीरे जगहों पर कब्जा करना, जीतना उस जगह को, इन सब का सिलसिला शुरू हो चुका था। फिर उन्होंने अमेरिका के जितने भी आपके इन्वेस्टर्स थे उनको जो है अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया था। फिर यूरोपीय सेनाएं जो थी वो केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर ही नहीं जीतती थी, बल्कि उनके पास और भी सारे पावर्स थे। स्पेनिश विजेताओं जितने स्पेनिश को जीतने वाले लोग थे वो सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत रूप से किस्म का हथियार, सैनिक का कोई हथियार तो था ही नहीं। यह जो हथियार था तो क्या था, चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे और लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने के लिए कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं थी। इस कारण से क्या हुआ कि नए नए स्थानों पर चेचक बहुत ज़्यादा मारक साबित हुआ, लोगों को मार डालता था। इस बार जो संक्रमण शुरू हुआ तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुँचे थे वहाँ के लोग इसकी चपेट में आने लगे, वहाँ के भी लोग। सोचिए, इसने बात करें तो पूरे समुदाय को खत्म कर डाला, पूरी सोसाइटी को खत्म कर डाला। इस तरह से घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता गया। तो जब लोग अपने से ही मरने लगे तो जो कवर कर रहे थे, जो जीत रहे थे, कन्क्वेस्ट कर रहे थे आसपास के इलाकों को, वो सब तो आसानी से जीतते चले गए। बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर जितने भी हमलावर थे ये सब खिलाफ में इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था, लेकिन उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ चुकी थी, इसलिए वो लोग बच जाते थे जितने भी हमलावर थे। 19th सेंचुरी तक जो है यूरोप में जो है गरीबी और भूख का ही साम्राज्य फैला था। सब लोग भूखे थे, गरीब थे
और शहरों में बेहिसाब भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जानते हैं आप लोग, भीड़ जब रहेगी तो बीमारियां तो फैलेंगी ही, चेचक जैसी। तो जैसे इस समय कोविड का आक्रोश बढ़ा हुआ है, इसलिए लॉकडाउन लगा है कि हम लोग घर में रहें, जिससे ये बीमारी ज़्यादा ना फैले। धार्मिक टकराव जो लोगों के थे ना, वो तो हमेशा आज भी होते रहते, उस समय भी आम बात थे। धार्मिक जितने भी बातें थे, उससे जो भी लोग असंतुष्ट होते थे उनको बहुत ज़्यादा कड़ा दंड दिया जाता था, पनिश किया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भाग के अमेरिका जाने लगे। 18th सेंचुरी तक जो है अमेरिका में अफ्रीका से पकड़ कर लाए गए जितने गुलाम थे उनको काम में लगा दिया जाता था, और यूरोपीय बाज़ारों के लिए कपास, चीनी, इन सब का जो है प्रोडक्शन किया जाने लगा। 18th सेंचुरी जो है काफ़ी समय बीत जाने के बाद चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाने लगा। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। लेकिन विशेषज्ञों का माने, अगर एक्सपर्ट की माने, तो 15th सेंचुरी से जो है चीन ने जो है दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को कम करना शुरू कर दिया था। वो दुनिया से अलग थलग रहने लगा। चीन की घटती भूमिका के कारण, जो अमेरिका के बढ़ते महत्व के कारण, विश्व में जो है व्यापार का केंद्र जो है पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब लोग पश्चिम की तरफ जाने लगे। तो अब क्या हुआ कि अब यूरोप ही विश्व के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। ये देखिए एक फिगर है, फिगर अभी ऊपर 2-3 फिगर छूट गए हम लोगों के। देखिए फिगर नंबर 3 तो हम लोग देख चुके हैं, फिगर नंबर 4 ये देखिए आयरलैंड में आलू का जब अकाल पड़ा था तो किस तरह से इलस्ट्रेटेड लंदन के ये न्यूज़ है। फसल कट जाने के बाद जब बच्चे खुचे आलूओं की उम्मीद में खेत की मिट्टी खोद रहे हैं बच्चे की, कोई तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, 2-3 मिल जाए, खा ले, है ना। 1845 से 1849 के बीच में भयानक जो है आलू का अकाल पड़ गया था आयरलैंड में, और लगभग 10 लाख के आसपास लोग जो है भूखमरी के कारण मारे गए थे। और इससे भी 2 गुने लोग जो है काम की तलाश में घर बार छोड़ के दूसरे एरिया में, दूसरे इलाकों में चले गए थे। बॉक्स नंबर 1 इसमें देखिए बताया गया है बायोलॉजिकल वारफेयर, यानी जैविक युद्ध। मतलब किस तरह से जैविक युद्ध हुआ। जॉन विंथ्रॉप जो है ये फर्स्ट गवर्नर थे आपके मैसेच्यूसेट्स बे कॉलोनी इन न्यू इंग्लैंड के। न्यू इंग्लैंड में स्थित जो मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी है उसके पहले गवर्नर जॉन विनथॉर्प जो थे, वो मई में जो है 1634 में लिखा था कि जो छोटी चेचक है वो आपके ये जो इन्वेस्टर्स रहे हैं, कॉलोनिस्ट रहे हैं, इनके लिए ईश्वर का जो है वरदान है। देसी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी खत्म हो गई थी, और इस तरह से परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मलिकाना दे दिया, हमें जो है हमारे ऊपर ब्लेस कर दिया है। तो डिस्कस करने के लिए इसमें कहा जा रहा है, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी तो इसका क्या मतलब था। तो सिकुड़ने लगी का मतलब ये है ना कि लोग भूखमरी से मरने लगे, बीमारियां फैल रही थी, यही सब है। तो दुनिया कम होने लगी, सिकुड़ने का मतलब कम होने से है। सेकेंड में है 19th सेंचुरी, तो इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। तो ओके, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।